हेलो दोस्तों। पे फिक्सेशन जो FRSR का पार्ट है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें से आप सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे वो इसी पार्ट से आने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रूल्स पे फिक्सेशन से रिलेटेड है। क्योंकि जब भी आप ज्वाइन करते हो, जब भी प्रमोट होते हो, तो आपकी पे फिक्स की जाती है, या कोई डेपुटेशन से यहाँ आता है तो भी उसकी पे फिक्स करनी पड़ती है। सो इससे आप FRSR में से अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सो कुछ एक बार मैं अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। फंडामेंटल रूल्स में हमने डेफिनेशंस और जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब हम देखने वाले हैं पे। ठीक है, इसमें पे फिक्सेशन भी आ जाएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। रिटायरमेंट हमने कर ही लिया है पेंशन वाले पार्ट में। ठीक है, लीव वाला जो पार्ट है ये पहले हुआ था FR 58 से 104 तक, तो ये रूल तो सारे हट ही गए। ठीक है, फिर 109 से आगे जितने भी रूल हैं वो हैं फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। लीव रूल हमारा हो गया है। फॉरेन सर्विस हम आने वाली वीडियो में करेंगे। पे हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद पे आने के बाद हमारी एक वीडियो आएगी फीस प्लस ऑनरेरियम पे। फिर एक आएगी फॉरेन सर्विस पे, एक आएगी अलाउंसेस पे। ठीक है, और एक आएगी अपार और सर्विस बुक पे। ठीक है, समझ गए आप पूरा मुद्दा क्या है हमारा FRSR से रिलेटेड। और टाइम रहा तो हम एकोमोडेशन से भी कर लेंगे, बट एकोमोडेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं यूजुअली। ठीक है, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको पता ही है हम MCQ सीरीज़ वगैरह करेंगे और कंप्यूटर भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पे मैट्रिक्स देख लेते हैं। कुछ ऐसी दिखाई देती है हमारी पे मैट्रिक्स। इसमें ये वाली जो कॉलम है ना, रो जो है ना, ये है लेवल्स। ये सबसे हाईएस्ट है 18, लेवल 18। कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे होता है, जिसका बेसिक है 2.5 लाख। बेसिक पे फिर फर्दर डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंसेस लगते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ दिस बेसिक। और मिनिमम हमारा लेवल 1 है, यहाँ आप देखेंगे 18,000। ये लेवल 1 है MTS का। ठीक है, फिर लेवल 2 LDC, लेवल 4 UDC, ऐसे करते करते हमारा जो लेवल 7 AAO पे 44,900 है। पहले ये ग्रेड पे हुआ करता था, जैसे 4600 ग्रेड पे है ना, वैसे ही AO का लेवल 10 होता है तो 5400 ग्रेड पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 10 ये वाला। ठीक है, सो ये पहले ग्रेड पे हुआ करता था, जो इस कॉलम में दिया हुआ है 10,000 तक जाता है ये। ठीक है, अब लेवल्स आ गए हैं जो कि फंक्शन से रिलेटेड, जिसका हाईएस्ट फंक्शन होगा तो हाईएस्ट जो हायरार्की में सबसे ऊपर उसका लेवल ज़्यादा, और जो जिसका रोल और फंक्शन छोटा होगा वो लेवल 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। सो इधर जाते जाते जो फंक्शनल रोल है ना वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल्स की बात। फिर ये क्या है, ये ऊपर से नीचे जो बढ़ रहे हैं ये हैं पे में इंक्रीमेंट्स। जैसे हमारा शुरू होता है यहाँ से, आप देखें अगर लेवल 7। ठीक है, 44,900 से शुरू होता है और हर साल पहली बार तो 6 महीने में लगता है इंक्रीमेंट, पहला इंक्रीमेंट। उसके बाद एक एक साल में लगता है, एक साल एक साल एक साल ऐसे करके। ठीक है, सो ये जो है ना ये दिखाता है पे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, MCQ में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि पहले ग्रेड पे था अब क्या है, अब लेवल्स हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या दिखता है, फंक्शनल रोल। वर्टिकल में क्या दिखता है, पे प्रोग्रेशन। ठीक है, और मैक्सिमम 2.5 लाख बेसिक है।
लेवल 18 पे, ठीक है। और मिनिमम जो है MTS लेवल पे होती है 18,000 लेवल 1 पे, ठीक है। सो इस तरह से ये चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सो ये जो पे मैट्रिक्स है ये 7th पे कमीशन के बाद आई है, और जो ग्रेड पे वाला सिस्टम है वो अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। पे बैंड्स एंड ग्रेड पे पहले हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे इसको पे मैट्रिक्स हम कहते हैं, फाइन। इसमें 2 डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1/1/2016 से ये जो चीज़ें हैं पे मैट्रिक्स वाली ये लागू हुई हैं। 1/1/2016 ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि नया साल और नया पे स्केल 1 जनवरी से 1 जनवरी 2016, फाइन। और जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे ना, उनके जो बेसिक है उसको एक फिटमेंट फैक्टर होता है 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया, और जो भी इनका जो सेल बन रही थी इस पे मैट्रिक्स में, वहाँ उनकी पे को फिक्स कर दिया गया। क्योंकि पुराने एम्प्लॉयज़ जिन 1/1/2016 से पहले वाले, तो उनकी नया पे मैट्रिक्स आया तो उनकी सैलरी को फिक्स करना पड़ेगा फिर से नए पे मैट्रिक्स के हिसाब से। तो उनकी जो भी बेसिक थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब जैसे 8वां पे कमीशन आने वाला है तो उसका फिटमेंट फैक्टर भी कुछ ऐसा ही है 2-3 के अराउंड। तो जितना भी फिटमेंट फैक्टर होगा ना, उससे हमारी बेसिक को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, फिर जो निकल के आएगा वो हमारी बेसिक होगी। इस टाइप से हमारी पे फिक्स की जाएगी फिर 8th पे कमीशन आने के बाद, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर समझ आया, ये याद रखना है हमें, ठीक है। 2.57 वैसे कम ही आएगा क्योंकि पुरानी बात हो गई है अब 1/2016 की, फिर भी यू कैन रिमेंबर। एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये पेज इसमें प्रोग्रेस, इसको सेल कहते हैं, दिस इज़ ए सेल, ठीक है। प्रमोशन जब इंक्रीमेंट लगता है तो हम नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेल में आते हैं, ऐसे हमारी बढ़ती रहती है सेल्स, ठीक है। और ये हो गए हमारे लेवल्स। और लेवल को टाइम स्केल भी कहते हैं, ये है ना, इनको टाइम स्केल ऑफ पे कहा जाता है, ठीक है। और पे मैट्रिक्स पे आप एक नज़र रख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। फिर ये मैक्सिमम नीचे और जाता है, ये 40 तक जाता है नीचे, लास्ट जो रेंज है ना इसकी 40 तक जाती है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फिक्सेशन ऑफ पे की। पे फिक्स देखो, एक तो प्रमोशन होती है बंदे की तब होता है, दूसरा जब वो न्यू पोस्ट को ज्वाइन करता है, ठीक है, तब होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नई पोस्ट पे आता है, या फिर डेपुटेशन के केस में होता है, ठीक है। ये 3 केसेस हैं मोटा मोटी, प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन, ठीक है। इनको हम स्टडी करते हैं 1 बाय 1। ओके, मान लो किसी बंदे का प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, इस लाइन का मतलब समझा, तो उसको एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा जिस भी सेल में वो सेल से प्रमोट हुआ है वो, ठीक है। इसको समझते हैं, देखो मान लेते हैं आप AO बनते हैं, ठीक है, तो आपकी पे जो है, आपको 3 साल बाद AO बना दिया जाएगा, तो आपकी 3 साल बाद पे कितनी होगी, लेट अस से आप यहाँ पहुँच जाते हो 49,000 पे, ठीक है। अब आप बन जाते हो AO यानी लेवल 10 पे, ठीक है, अभी आप लेवल 7 पे थे, तो आपको इस पे एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कितनी आई, 50-500। अब हम लेवल 10 में देखेंगे 50-500 के इक्विवेलेंट कोई पोस्ट है, तो खैर देखो ये तो मैंने एग्जांपल थोड़ा सा गलत ले लिया, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ही 50-500 से ज़्यादा है, तो हम 56,100 ही देंगे उसको। मान लेते हैं कोई बंदे की, मान लो आप AO रहते हैं 10-12 साल तक, और आपकी वहाँ सैलरी थी लेट से 60,400, तो आपको एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा प्रमोशन के नाम का, तो आपकी सैलरी 62,200 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लेवल 10 में देखेंगे 62,200 के इक्विवेलेंट कौन सा है यहाँ। सो 61,300 ये तो देंगे नहीं, कम हो जाएगा, तो नेक्स्ट हायर सेल दैट इज़ 63,100, यहाँ आपकी पे फिक्स कर दी जाएगी। फिर यहाँ एक
गड़बड़ हो जाती है। मान लो किसी एम्प्लॉई का मान लो यहाँ किसी का प्रमोशन होना है और उसके अगले दिन ही उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट भी है, तो अगर आपने यहाँ उसको प्रमोशन दे दी तो वो इंक्रीमेंट का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉई को FR22IA1 के तहत ऑप्शन दिया जाता है कि आप डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से अपना प्रमोशन, अपनी पे फिक्स करवाना चाहते हैं या डेट ऑफ प्रमोशन जो हुई है, यहाँ पे प्रमोशन हुई है ना, यहाँ से पे फिक्स कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से चुनता है तो क्या होगा वो हम अब देखते हैं। तो इसमें ऐसा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। मान लो आपकी सैलरी यहाँ थी 60,400, लेवल 7 में, आप डबल ए हैं। ठीक है, तो उसने कहा है मेरा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से फिक्स करो, आप पे फिक्स हमारी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करो, प्रमोशन की डेट से मत करो। तो जिस डेट से प्रमोशन हुई है वहाँ से लेकर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक भी तो उसकी कुछ सैलरी होगी इस पीरियड में भी। वो कितनी होगी, ये 60,400 है ना अभी तो उसकी। तो अब हम लेवल 10 में जाके देखेंगे कि कहाँ 60,400 के आसपास बन रहा है कुछ, तो वो होगा 61,300। ठीक है, तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक तो उसको 61,300 दे दी जाएगी। अब आ गई उसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब उसको एक इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट के नाम का और एक प्रमोशन के नाम का, तो यहाँ पे उसको 2 इंक्रीमेंट दे के 64,400 कर दी जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट पुरानी वाली पे लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हम फॉर द टाइम बीइंग उसको दे रहे थे, ये उसकी ओरिजिनल सैलरी नहीं है ये वाली। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट लगाएंगे, एक प्रमोशन के नाम का, एक इंक्रीमेंट के नाम का, तो उसकी 64,100 हो जाएगी। तो वो हम यहाँ देखेंगे लेवल 10 में, तो 63,100 तो दे नहीं सकते, तो 65,000 उसकी फ़िक्स कर देंगे फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो देखा यहाँ इसको कितना फ़ायदा मिला है। सो ये चीज़ हमें देखनी है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और डेट ऑफ प्रमोशन, ये 2 ऑप्शन इसको दिए जाते हैं किस रूल के तहत, FR22IA1। ठीक है, FR22IA1। इसको याद करने का तरीका ये है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं टू चूज़ फ्रॉम, दिस एंड दिस। ठीक है, ऑप्शन ही तो देखना है आपको। तो 22IA1, 22IA। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ दी हुई है। नॉर्मल केस में तो उसको 1 इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा और जो भी सेल होगी प्रोमोटेड लेवल में वहाँ उसको फिक्स कर दिया जाएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। यहाँ इसको ऑप्शन मिलता है FR22A1 के तहत। ठीक है, सो उसको फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन टिल हिज डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, यानी जिस दिन प्रमोशन हुई और यहाँ डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका आ रहा है। इंक्रीमेंट हमें पता है ना, 1 जुलाई या 1 जनवरी, दोनों में से एक दिन लगता है। ठीक है, वो अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग होता है। तो प्रमोशन वाली डेट और इंक्रीमेंट वाली डेट के बीच में क्या सैलरी मिलेगी वो हमें देखना है यहाँ पे। वो तो उसको सिंपली मिल जाएगी नेक्स्ट हायर सेल जो भी होगा जिस लेवल में वो प्रमोट हुआ है। ठीक है, हमने देखा ना आगे लेवल 10 में हम देखेंगे कि भाई कौन सा है, तो उसमें दे देंगे हम जो भी सेल उसका फिट बैठ रहा होगा। और उसके बाद उसकी रीफिक्स की जाएगी बाय गिविंग 2 इंक्रीमेंट्स। कौन से लेवल में लगेगा, लेवल 10 में या लेवल 7 में, फ्रॉम विच ही इज़ प्रमोटेड। तो लेवल 7 से प्रमोट हुआ है ना वो, तो वहाँ उसकी 60,000 समथिंग थी, तो उसको 2 इंक्रीमेंट दे दो बस। फिर फिक्स कर दो लेवल 10 में जाके। फिक्स तो लेवल 10 में ही करेंगे ना हम क्योंकि लेवल 10 में ही हुआ है। इंक्रीमेंट हम पुराने वाले में लगाएंगे, बस इतना ध्यान रहेगा। और इस पे MCQ बन सकते हैं, बिल्कुल आपको प्रॉपर स्टेटमेंट दी जाएगी कि भाई फलाना व्यक्ति इस दिन ज्वाइन करता है, ये उसका पूरा सिस्टम है,
ये उसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, तो बताओ भाई इसकी क्या, कहाँ पे पे फिक्स करें। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर एग्जांपल के साथ पूछा जा सकता है, ये अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, और हम यहीं पे पे प्रोटेक्शन का भी देख लेते हैं। ये हमने पे प्रमोशन देखा ना, जो बंदे मान लो आप कहीं काम कर रहे थे लेवल 7 पे, आप यहाँ आ जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में लेवल 10 पे, डायरेक्ट मान लो आप ईपीएफओ में एपीएफसी बन जाते हैं, लेवल 10 की पोस्ट है, तो आपको पे प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो पे प्रोटेक्शन में आपकी यहाँ कुछ सैलरी थी मान लो 60,000। ठीक है, लेवल 10 में शुरू ही 56,100 से होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, तो आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम का 60,000 पे एक इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। फिर जो भी सैलरी आएगी वो यहाँ देखा जाएगा किस सेल में है, वो यहाँ फिक्स कर दी जाएगी लेवल 10 में। ठीक है, और ये चीज़ प्रोबेशन पूरा होने के बाद की जाती है। ठीक है, 2 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको ये बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली है, प्रमोशन के केस में पे फिक्सेशन, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कोई बंदा आता है जहाँ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, और अगर सेम पोस्ट पे ही आ जाता है, सेम ही लेवल पे, लेवल 7 ही है मान लो, इक्विवेलेंट है, कहीं एएसओ था डब्ल्यूओ की पोस्ट पे आ गया, तो उसको वो एक हमने एक इंक्रीमेंट लगाया था ना हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो हम नहीं लगाएंगे, सीधा ही बस बराबर की बराबर सेल देखेंगे कोई और उसमें उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मैटर है पूरा। और ये जो चीज़ मैंने छोटे में समझाई है ना, ये आप रूल पढ़ेंगे तो उसमें 7-8 पेज में दिया हुआ है पूरा मामला। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको अभी, डोंट वरी। राइट, फिर एक देखते हैं FR 15A के तहत अगर किसी एम्प्लॉय का हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसने खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे लोअर पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पहले उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही होगी, अब कम मिल रही होगी। ठीक है, तो अब उसको हायर पोस्ट वाली सैलरी ही दी जाएगी। ठीक है, पे प्रोटेक्ट की जाएगी उसकी, एक तरह से देखा जाए तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो इक्वल टू द पे ड्राउन बाय हिम इन हायर लेवल ऑफ पोस्ट। ठीक है, बराबर ही सैलरी मिलेगी जितनी पहले थी। तो पे फिक्स कैसे की जाएगी, अगर मान लो लेवल 10 के वो किसी पर्टिकुलर सेल में था। ठीक है, अब वो कह रहा है मुझे लेवल 7 पे वापस भेज दो, अगर वो सेम ही सेल मिल जाता है उसमें फिर तो ठीक है, अगर सेम सेल नहीं मिलता है तो उससे लोअर वाला देखा जाएगा। ठीक है, उसमें फ़िक्स की जाएगी फिर। और मान लो ये लोअर वाले में मान लो इसकी सैलरी बनती है लेट्स से 50,000, नहीं 50,000 नहीं, लेट्स से 60,000, और यहाँ ये कमा रहा था मान लो 65,000 या 62 मान लो, चलो इतना डिफरेंस नहीं करते। तो अब ये जो उसको घाटा हुआ है 2,000 का, ये उसको पर्सनल पे के रूप में भी दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ये देखो, मे बी ग्रांटेड एज पर्सनल पे। हमने देखा था ना पर्सनल पे क्या होती है, उसकी सब्सटेंशियल पे में अगर कोई डिफरेंस आता है, कम हो जाती है, तो उसको पर्सनल पे दी जाती है। वैसे ही हमने स्पेशल पे देखी थी। स्पेशल पे क्या होती है, अगर स्पेशल काम कर रहा है वो, बहुत ही आर्ड्यूअस नेचर का काम है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम अगर वो कुछ कर रहा है, जैसे कैशियर्स होते हैं उनको कैश हैंडलिंग अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, सो वो अपने आप में एक आर्ड्यूअस नेचर का काम है, तो उसको स्पेशल पे कहा जाता है। ये हुआ पर्सनल पे, ये हुआ स्पेशल पे, हमने रिवाइज भी कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो ये याद रखना है, स्टेज नेक्स्ट बिलो। ठीक है, यूजुअली हम देखते हैं स्टेज नेक्स्ट हायर, अगर हमें हायर पे फिक्स करनी है। अगर हमें लोअर पोस्ट पे फिक्स करनी है तो स्टेज नेक्स्ट बिलो। स्टेज इसको बोलते हैं सेल कोई। ठीक है, अगर ये लेवल 10 वाली कोई सेल है, हमें लेवल 7 पे जाना है, अगर सेम सेल नहीं मिली तो हम लोअर पे देखेंगे, नेक्स्ट बिलो। ठीक है, सो ये हुआ हमारा हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट जाने के बाद किस तरह से पे फिक्स करते हैं। ठीक है, और एक लाइन और लिखी हुई है, मान लो लेवल 10 पे वो कुछ कमा रहा था लेट्स से 65,000।
ठीक है। और अब वो जाना चाहता है लेवल 7 पे। लेवल 7 का मान लो मैक्सिमम जो जाता है वर्टिकल रेंज वो ही लेट से 60,000 है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको तो घाटा हो गया। तो हाँ, हमें क्या है, घाटा देना पड़ेगा अब, क्योंकि मैक्सिमम ही लेवल 7 में ये है, तो हम इससे ज़्यादा कैसे दे दें। तो उसको यहीं पे ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यूजुअली कोई एम्प्लॉय क्यों जाएगा, बट कई बार होता है कुछ एम्प्लॉय जाना चाहते हैं, ठीक है। सो वो उसको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर 65,000 की इक्विवेलेंट कोई सेल यहाँ मिल जाती है फिर तो अच्छी बात है, लोअर में उसको वहाँ फिक्स कर देंगे। नहीं मिलती है और मैक्सिमम ही अगर 60,000 है यहाँ लेट से, तो उसको 60,000 पे ही रोका जाएगा, ज़्यादा नहीं दिया जाएगा फिर से, क्योंकि लेवल 7 में मैक्सिमम ही इतना है, हम कहाँ से लाएं। और सो ये हुआ यहाँ पे। और अब देखते हैं, हमने देखा था ऊपर कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ऑप्शन दिया जाता है कि वो डेट ऑफ प्रमोशन से अपनी पे फिक्स कराना चाहते हैं या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से। तो मान लो उन्होंने एक ऑप्शन चुन लिया, अब उनको लगा कि यहाँ घाटा हो रहा है, तो उनको 3 महीने का टाइम मिलेगा रिवाइज करने का, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर वो री एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना ऑप्शन, और जो भी उनको नुकसान हुआ है वो एरियर के रूप में दे दिया जाएगा। इतनी सी बात है यहाँ पे। ओके, सो नाउ हम देखते हैं, अगर कोई बंदा एक्स काडर पोस्ट में जाता है, यानी डेपुटेशन पे जाता है, एक्स काडर यानी अपने काडर से बाहर, ठीक है। मतलब आप मान लो डब्ल्यू हैं किसी यहाँ पे, ठीक है, एम्स में आप जाते हैं, लेट से मिनिस्ट्री में एएसओ की पोस्ट पे, यानी आप डेपुटेशन पे गए हैं, तो ये अपने काडर से बाहर की पोस्ट है ना, एएसओ। सो इसको बोल दिया एक्स काडर पोस्ट पे डेपुटेशन पे कोई बंदा जा रहा है। मान लो आप दिल्ली चले गए, ठीक है, वहाँ पे जाके आपकी पे कैसे फिक्स होगी ये हम देखते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, यहाँ पे एएसओ की जगह हम ले लेते हैं एएसओ से थोड़ा हायर, एसओ मान लेते हैं लेट से, ठीक है, लेवल 10 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी वो देखो डब्ल्यू जो थी वो अपनी पेरेंट काडर, या तो अपनी पेरेंट काडर वाली पोस्ट में जो पे मिल रही थी प्लस डेपुटेशन अलाउंस ले ले, डेपुटेशन अलाउंस है, ठीक है, या वो अपनी एक्स काडर वाली पोस्ट का जो पे है वो ले ले। सो इस केस में तो हमें पे फिक्स करने की नीड ही नहीं है, सीधा सीधा हम पेरेंट काडर में जो थी उसकी पोस्ट डब्ल्यू पे वो देख लेंगे और उसमें उसको ये जो डेपुटेशन अलाउंस है ये दे देंगे, ठीक है। यहाँ तो ये सिंपल सी बात है। पे फिक्स करने की नीड यहाँ आती है जब वो एक्स काडर वाली चुनता है। अगर ये एक्स काडर वाली पोस्ट यानी एसओ वाली पोस्ट, यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो FR 22A1A1 के तहत फिक्स होगी, फाइन। यानी एक इंक्रीमेंट उसको दिया जाएगा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू पे उसकी लेट्स से जो भी सैलरी थी उस पर एक इंक्रीमेंट लगाया जाएगा, फिर एसओ में फिक्स कर दिया जाएगा एसओ वाले लेवल पे। और अगर एक्स काडर वाली पोस्ट यानी एसओ वाली पोस्ट पे उसकी सैलरी कम है, ठीक है, फिर उसकी पे फिक्स की जाएगी FR 22A2 के तहत। इसमें तो बस सिंपली देखा जाएगा, सेल मिला लिया जाएगा। मान लो डब्ल्यू पे उसकी सैलरी बढ़ के हो गई थी 44,900 से, मान लो ये 60,000 पे पहुंच गया था, तो इसमें सीधा सीधा देखेंगे कि भाई फिर एसओ नहीं, मतलब एसओ पे जा रहे फिर तो मिलेगा ही मिलेगा इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ मान लो वो सेम ही पोस्ट पे जाता है एएसओ की पोस्ट पे, हायर नहीं है ना, तो बस 60,000 के इक्विवेलेंट कोई सेल देखी जाएगी, 60,000 वाली वहाँ पे फिक्स कर दी जाएगी, ठीक है। 60,000 वाली नहीं है तो उससे नेक्स्ट हायर, बस यहाँ इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, बस सेम सी बात है, ठीक है। तो एक्स काडर में बस जो प्रमोशन वाली थी ना वही सेम ही मैटर है, बट एक डिफरेंस है बस कि यहाँ पे डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है एक, अगर बंदा अपने पेरेंट काडर की पोस्ट चुनता है, ठीक है। सो ये दोनों मिला के दिए जाते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल पे फिक्सेशन हमारी थी
अगर एक्स कैडर वाली पोस्ट वो चुनता है यानी अपने कैडर से बाहर, तो उसकी नॉर्मल जो हम पे फिक्स करते आ रहे हैं वैसे ही फिक्स होगी। अगर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मान लो AA से आप SO जा रहे हो तो आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो उसके नाम का एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा ऐसे, और फिर फिक्स कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर सेम लेवल पे ही जा रहे हो तो फिर भाई नॉर्मल तरीके से फिक्स किया जाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। इतनी सी बात है बस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो अब मान लो आप AA थे, आप कहीं गए हुए हो SO की पोस्ट पे मिनिस्ट्री में डेपुटेशन पे। डेपुटेशन को फॉरेन सर्विस भी कहते हैं, ठीक है। यूजुअली डेपुटेशन को फॉरेन सर्विस तब कहते हैं जब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ना आ रहा हो, ठीक है। मिनिस्ट्री में गए हो तो उसको फॉरेन सर्विस नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो पॉइंट पे आते हैं। AA से आप SO बन के मिनिस्ट्री में गए हैं डेपुटेशन पे फॉर 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एम्स बठिंडा में आपकी मान लो प्रमोशन ड्यू हो जाती है, आपको AA से AO बनना है, ठीक है। आप मान लो यहाँ 3 साल तक डेपुटेशन पे थे, तो क्या आपको प्रमोशन मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। माना कि आपने एम्स बठिंडा में सर्व नहीं किया, बट 3 साल तो आपके चल रहे थे ना, तो एम्स बठिंडा वाले आपको एक प्रिजम्पटिव पे दे रहे होंगे, ठीक है। प्रिजम्पटिव पे यानी मान लिया कि वो मिनिस्ट्री में गया हुआ है बट यहाँ काम कर रहा होता तो उसकी कुछ इंक्रीमेंट लग के कुछ पे हो जाती, तो उस प्रिजम्पटिव पे के हिसाब से आपकी पे फिक्स कर दी जाएगी AO की पोस्ट पे, आपका अगर प्रमोशन हो जाता है तो, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा इसमें ये है कि ये जो डेपुटेशन वाला पीरियड है ना आपका, इसको नल नहीं कह सकती आपके एम्स बठिंडा वाले। ये नहीं कह सकते कि भाई ये AA तो वहाँ मिनिस्ट्री में गया हुआ था, हम इसको प्रमोशन क्यों दें ना, ऐसा अलाउड नहीं है। आप प्रिजम्पटिव पे मान के चलो, अपने डेटा में बना के रखो, उसके हिसाब से ये एम्स बठिंडा वाले जो हैं वो आपको प्रमोशन देंगे और आपकी पे फिक्स करेंगे, प्रिजम्पटिव पे, ठीक है। इतना याद रहेगा। और पे फिक्स फिर वैसे ही की जाएगी FR 22I A1 के तहत, आइदर फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करते हो तो इंक्रीमेंट तक तो आपकी जो भी, जहाँ भी आप लेवल 10 में प्रमोट हुए हो वो वाली पे आपको दी जाएगी, और जैसे ही डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपकी आएगी तो आपको AA वाली पोस्ट पे 2 इंक्रीमेंट लगा के AO वाली पोस्ट पे फिक्स कर दिया जाएगा बस। जो 2 इंक्रीमेंट लग रहे हैं पुरानी पोस्ट पे लग रहे हैं, ठीक है, फाइन। सो हमने यार रिवाइज भी कर लिया अपना मैटर। ओके, अब बात करते हैं जो बंदे टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आते हैं उनको पे प्रोटेक्शन दी जाती है ऑफ कोर्स, ठीक है। हमने देखा भी है ऊपर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के केस में। और उनकी पास्ट सर्विस को काउंट किया जाएगा या नहीं फॉर एनुअल इंक्रीमेंट? हाँ बिल्कुल किया जाएगा। उनका जो पहले से इंक्रीमेंट की डेट थी ना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो वही जारी रहेगी। यहाँ आके उनको फिर से 6 महीने पूरे करने की नीड नहीं है इंक्रीमेंट लेने के लिए, है ना। मान लो किसी बंदे ने यहाँ, मान लो किसी बंदे का डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1 जुलाई, ठीक है, और वो एम्स बठिंडा में आके लेट से ज्वाइन करता है, मान लो 15 जून को कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये फ्रेश रिक्रूट होता है फिर तो 15 जून के बाद देखे जाते, 6 महीने कब पूरे होते हैं, तो उसको पहला इंक्रीमेंट यहाँ दे दिया जाता। अब अगर ये टेक्निकल लेके आया ना, तो ये 15 जून के बाद 6 महीने नहीं देखे जाएंगे, सीधा उसको 1 जुलाई को नेक्स्ट इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि पहले से सर्विस इसकी कंटिन्यू है, तो ये 6 महीने की नीड नहीं है, ठीक है। और पहला इंक्रीमेंट 6 महीने के बाद मिला है, दूसरा कब मिलता है? दूसरा 1 साल के बाद, ठीक है, आगे 1 साल के बाद मिलता है। पहला जो है वो 6 महीने के बाद मिलता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। सो इतनी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इस टाइप से पे फिक्स होगा इनका। और अगर वो बंदा मान लो कहीं LDC था, ठीक है, वहाँ उसकी सैलरी हो गई थी लेट से 50,000 बेसिक, और अब वो यहाँ AA बन के आ रहा है, तो अब उसको देखा जाएगा कि
पहले तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसको, तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक इंक्रीमेंट लगेगा, एक इंक्रीमेंट लगा के यहाँ फिक्स कर दी जाएगी। अगर मान लो कोई बंदा ASO है कहीं, ठीक है, उसकी भी सैलरी लेट से 50,000 हो रखी है, तो इक्विवेलेंट पोस्ट है ना ये, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो 50,000 के बराबर ही कोई सेल देखी जाएगी लेवल 7 में, वहाँ फिक्स कर दी जाएगी। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा एक, ठीक है। और ये जो PSU वाले बंदे हैं, ये भी अगर डायरेक्ट रिक्रूट होके आते हैं तो इनकी भी पे फिक्स की जाएगी, ठीक है। सेम ही मेथड लगेगा, बस मेन मुद्दा हमारा ये है कि पे प्रोटेक्ट करनी है हमें, ठीक है। पे बंदे की कम नहीं होनी चाहिए, फाइन। एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना देखना है कि स्टेपिंग अप क्या होता है, स्टेपिंग अप ऑफ पे। मान लो 2016 से पहले कोई बंदा था, उसकी सैलरी, वो भले ही सीनियर था, ठीक है, उसकी कुछ पे फिक्स की गई नए पे मैट्रिक्स के हिसाब से। अगर वो कम बनती है उसके किसी जूनियर से जो 1 जुलाई 2016 के बाद आता है, तो ये जो कम बनी है ना, जितनी कम बनी है उतना स्टेप अप कर दिया जाता है। फिर ये जो नई पे बनेगी ये स्टेपिंग अप के बाद दी जाती है। सो स्टेप अप करना इतना ही है बस, ठीक है। आपको अपने जूनियर के बराबर पे आपकी होनी चाहिए अगर आप सेम लेवल पे हो। सो ये एनोमलीज आई थी, ठीक है, जब नया पे मैट्रिक्स आया था 1 जुलाई 2016, 1 जनवरी 2016 सॉरी, ये हमने फिटमेंट फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई किया ना लोगों की बेसिक पे को, तो जो उनकी नई सैलरी निकल के आई तो कुछ केसेस में वो कम बन रही थी, सेम 2016 के बाद अपॉइंट होने वाले उन्हीं के ही जूनियर से। सो ये कमाल की बात हो गई थी, इसलिए इनको स्टेप अप किया गया इनकी पे को। इतना ही याद रखना है इसमें हमें, स्टेपिंग अप। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हमने देख ही लिया है, जो हमारा पे मैट्रिक्स था ना उसके अंदर जो सेल्स थी, ठीक है, सेल्स ऐसे बढ़ रही थी ना हमारी आगे आगे, सेल्स को स्टेज भी हम कह रहे थे, है ना। तो वो निर्धारित है, वो हर साल आपकी प्रमोशन होती जाती है, पहली बार 6 महीने के बाद होती है और उसके बाद हर साल आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है। डेट हमारी 1 जुलाई या 1 जनवरी, ये डिपेंड करता है हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ठीक है। सो उसके हिसाब से हमारी डेट ऑफ इंक्रीमेंट फिक्स होती है, या तो 1 जनवरी को या 1 जुलाई को। अच्छा, मान लो कोई बंदा 2 जनवरी को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उसको कब नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिया जाएगा? क्या 1 जुलाई को दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ उसके 6 महीने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, 1 जनवरी को किया होता ना इसने ज्वाइन, फिर तो हो जाते। तो एक दिन के कारण इतना बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। यहाँ 6 महीने से एक दिन कम रह रहा है इसका, बस 1 जुलाई को। इस कारण इसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी को जाके पड़ेगा। ये उसको थोड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे, है ना। पर यहाँ कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। मान लो कोई बंदा, फ़ायदा तो नहीं होता, मतलब ये कह सकते हैं, मान लो कोई बंदा यहाँ ज्वाइन करता है, यहाँ जनवरी था ना, यहाँ हमारा जुलाई हो गया, 1 जुलाई। मान लो कोई बंदा यहाँ ज्वाइन करता है, लेट्स से 30 जुलाई को, 30 जून को, फिर उसको 6 महीने लगभग यहाँ 1 जनवरी में हो ही जाएंगे आराम से, 6 महीने से ज़्यादा ही। तो यहाँ उसको 6 महीने के आसपास ही कवर करना पड़ रहा है। बट यहाँ जो बंदा आ रहा था ना जनवरी के, 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी 3 जनवरी, उसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसको लगभग 1 साल ही लगाना पड़ रहा है पहली प्रमोशन पाने की, पहला इंक्रीमेंट पाने के लिए। सो ये चीज़ यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ दिया हुआ है कि 3 महीने के बाद फिर से ऑप्शन दिया जाता है पे फिक्सेशन के लिए, ऑप्शन चुनने का।
ऑप्शन देखा था ना कि भाई डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से चाहते हो या प्रमोशन की डेट से चाहते हो, ठीक है। ये 3 महीने की लिमिट हमें याद रखनी है। 3 महीने के बाद ये आप फिर से ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके थोड़ा नुकसान हो गया है। सो नाउ विल सी कौन से पीरियड्स इंक्रीमेंट के लिए काउंट होते हैं। हमें पता है इंक्रीमेंट पहली बार 6 महीने के बाद मिलता है ज्वाइनिंग के बाद, और फिर 1 साल के बाद मिलता है। सो ये 6 महीने या 1 साल पूरा करने के लिए कौन सा पीरियड काउंट होगा। देखो वो पीरियड तो होगा ही होगा जिसमें आप ड्यूटी पे थे, ठीक है। किसी दूसरी पोस्ट पे आप सर्व कर रहे थे बिकॉज ऑफ डेपुटेशन या वट एवर रीज़न या फॉरेन सर्विस, बट हाँ वो कम पे वाली पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या तो बराबर पे वाली हो या हायर पे वाली हो, वो पीरियड ही काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए। जब आप छुट्टी पे थे, लीव पे थे, वो भी होगा। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं होनी चाहिए। ईओएल तब दी जाती है जब कोई लीव नहीं हो, ठीक है। तो ये किसी टाइप की लीव है भी नहीं, ये बस एक तरह का मेजर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में कि भाई कोई लीव नहीं है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लो। तो ये पीरियड काउंट नहीं होगा। बस वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे अगर है ना ईओएल, मान लो आपके कोई हाथ पांव टूट गया या कुछ इंजरी हो गई, इलनेस हो गई बड़ी, जिसके कारण आपको ईओएल लेनी पड़ रही है मेडिकल रीज़न के कारण, फिर तो अलाउड है, फिर तो वो काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए, अदरवाइज़ नहीं होगा। या कहीं सिविल कमोशन हो जाता है, ठीक है, यानी भगदड़ मच जाती है, कोई जाम लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके कारण आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे और आपको ईओएल लेनी पड़ी, ठीक है, तब भी वो पीरियड काउंट होगा। मेडिकल पे है ईओएल तो भी काउंट होगा। या आपने ईओएल ली है फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज़, तब भी काउंट होगा, ठीक है। ये हमने देख ही लिया है। डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन सर्विस यानी जिसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आता है। फॉरेन सर्विस का मतलब दूसरे देशों में सर्विस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आप एक पोस्ट से रिज़ाइन करके दूसरी पोस्ट पे जाते हो तो बीच में आपको जॉइनिंग टाइम दिया जाता है। ये जॉइनिंग टाइम टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आते हो ना आप, तब दिया जाता है 12 दिन का लगभग, तो ये भी काउंट होगा। हाँ, ये जॉइनिंग टाइम ये भी FR/SR का ही पार्ट है, FR का पार्ट है। ये 10 से 1 मिनट का टॉपिक है, ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और जो ट्रेनिंग का पीरियड है अपॉइंटमेंट से पहले का, ठीक है, वो भी काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। सो बेसिक सी बातें हैं, बस कंफ्यूजिंग यहाँ हो सकती है कि कम पे वाली पोस्ट पे अगर आपने सर्विस दी है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और ईओएल पे अगर आप चले गए हो तो नहीं होगा। बस ईओएल वो अगर मेडिकल पे है तो हो जाएगा, अगर वो सिविल कमोशन के कारण आपने लिए तो भी हो जाएगा, हायर टेक्निकल स्टडी के लिए लिए तो भी हो जाएगा। अदरवाइज़ ईओएल काउंट नहीं होगा इंक्रीमेंट के लिए, ना ही कम पे वाली पोस्ट होगी, ठीक है। फिर हमने सीसीए रूल में भी देखा था कि विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट क्यूमुलेटिव इफेक्ट से भी हो सकता है और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट से भी हो सकता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट से अगर है तो वो हमेशा के लिए उसकी सर्विस को इफेक्ट करेगा, हमेशा के लिए। और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो वो जब तक वो विदहोल्ड किया गया इंक्रीमेंट तब तक करेगा, और उसके बाद उसका वापस से सारा जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा, सारा जो भी इंक्रीमेंट होना था। सो बाकी साथियों के बराबर ही उसकी पे हो जाएगी। यहाँ पे एक बार अगर इंक्रीमेंट रोक दिया तो वो पूरी सर्विस में आपको इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। एक बार कम हुआ तो वो फिर इंक्रीमेंट लगेगा तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट भी आपका बाकी साथियों से कम होगा, तो पूरी सर्विस ही आपको एक इंक्रीमेंट कम मिलता जाएगा, 1 या 2 जितना भी कम किया गया है। सो ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट वाली जो विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है ना, ये मेजर पेनल्टी होती है सीसीए रूल के तहत। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होती है माइनर, क्योंकि इसमें रिस्टोर कर दिया जाता है जितना भी
उसका इंक्रीमेंट रोका गया था, वो जैसे ही पनिशमेंट की डेट ख़त्म होती है वहाँ सारा रीस्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, ये नुकसान की भरपाई नहीं करते, बस आपकी जो बेसिक पे है वो आपके बाकी साथियों के बराबर कर दी जाएगी, बस इतना ही मामला है। ठीक है, और ये हमें पता ही है 6 जुलाई जो है ना, 6 मंथ जो होते हैं ना वो पूरे करने ज़रूरी हैं पहला इंक्रीमेंट लेने के लिए। ठीक है, और मान लेते हैं 1 जनवरी को कोई बंदा ज्वाइनिंग है उसकी, और 1 जनवरी को हॉलीडे या संडे है, तो 6 महीने उसके 1 जुलाई को हो जाएंगे, तो 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, है ना। आप उसको 1 जनवरी को संडे है तो ज्वाइन तो 2 जनवरी को करवाओगे, और 2 जनवरी से काउंट करोगे तो 1 जुलाई तक 6 महीने नहीं हो रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको 1 जुलाई की जगह 1 जनवरी को हम देंगे, ये नहीं करना है। उसकी कोई गलती नहीं है ना, 1 जनवरी को संडे आ गया तो क्या हो गया, ज्वाइन आप 2 जनवरी को करा रहे हो, पर ज्वाइनिंग डेट उसकी 1 जनवरी की है, संडे है वो अलग बात है, तो 6 महीने 1 जुलाई को उसके पूरे हुए माने जाएंगे। इतनी बात है, क्लियर। अब देखते हैं एडवांस इंक्रीमेंट्स। ठीक है, यानी इंक्रीमेंट की डेट से पहले ही इंक्रीमेंट दे दिया जाना, वो कौन देगा, उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, उसके लिए अथॉरिटी वही कॉम्पिटेंट होगी जिसने पोस्ट को क्रिएट किया था। ठीक है, क्रिएट करने वाली अथॉरिटी जो है ना पोस्ट को, वो ही कॉम्पिटेंट है एडवांस इंक्रीमेंट देने के लिए। और ये जो एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाता है एनोमलीज को दूर करने के लिए भी दिया जाता है। पे फिक्सेशन में कुछ एनोमलीज होती है ना, एनोमलीज में हम स्टेपिंग अप करते हैं, स्टेप अप, यानी जूनियर की सैलरी सीनियर से ज़्यादा होगी तो सीनियर वाली सैलरी को स्टेप अप किया जाता है ना। तो एनोमलीज को दूर करने के लिए और कुछ अदर सर्कमस्टेंसेज में भी यूज़ किया जाता है। जैसे एक सर्कमस्टेंस है स्टेनोग्राफर को दिया जाता है। ठीक है, उनको ये जो है ना, मान लो वो 80 उनको लिखना होता है स्टेनोग्राफी में, 80 वर्ड्स पर मिनट पे मान लो कोई स्टेनो रिक्रूट हुआ है, तो पहला इंक्रीमेंट एडवांस मिलेगा अगर वो 100 वर्ड्स पर मिनट वाला टेस्ट पास कर देता है। फिर दूसरा इंक्रीमेंट 120 पे मिलेगा। मान लो वो 80 पे रिक्रूट हुआ और 120 वाला टेस्ट उसने डायरेक्ट पास कर दिया, तो उसको 2 इंक्रीमेंट एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, सो 80 वर्ड्स पर मिनट इनको लिखना होता है, इनकी अपनी भाषा होती है स्टेनोग्राफर्स की, कोड लैंग्वेज में लिखते हैं वो कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वो उन्हीं को ही समझ आती है। सो 1 2 3 इस तरह से स्पीड काउंट होती है उनकी। 80 वर्ड्स पर मिनट पे कोई रिक्रूट हुआ है और वो 100 वर्ड्स पर मिनट का केस पार कर देता है तो 1 एडवांस इंक्रीमेंट, 120 वर्ड्स का कर देता है तो 2 इंक्रीमेंट्स। ठीक है, और ये जो इंक्रीमेंट्स है ना, ये एक सेपरेट एलिमेंट की तरह ट्रीट होंगे। ये आने वाली जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स हैं उनके अंदर इनको अब्जॉर्ब नहीं करना है, ये अलग से चलेंगे। ठीक है, एक सेपरेट एलिमेंट की तरह होंगे। जैसे मान लो मेरी बेसिक पे प्लस डीए मेरी सैलरी कुछ है, इसके अंदर ये जो एडवांस इंक्रीमेंट मिला है ना, तो ये बेसिक पे में नहीं ऐड होगा, ये एक सेपरेट एलिमेंट की तरह ऐड किया जाएगा अलग से। जैसे डीए एक सेपरेट एलिमेंट है ना, वैसे ये जो इंक्रीमेंट मिला है इसको हम सेपरेट एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बेसिक पे में ऐड नहीं करेंगे। हाँ, मान लो इस बंदे की प्रमोशन हो जाती है, आगे दिया होगा यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंट अपॉन दे मे बी ग्रांटेड, ये देखो ना, जैसे उनकी यहाँ पे प्रमोशन हो जाती है, लेट से प्रमोशन हो जाती है तो उसके बाद ये सेपरेट एलिमेंट नहीं रहेंगे, ये बेसिक पे का ही पार्ट बन जाएंगे। फिर मान लो स्टेनो से कोई पीए बन जाता है, ठीक है, तो पीए पे उसकी बेसिक पे लेवल 6 की होती है, तो उसके अंदर ही उसको ऑब्जॉर्व कर दिया जाएगा। ये जो सेपरेट एलिमेंट मिल रहा था ना, ये उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। फाइन। और ये जो दिया गया इसको स्टेपिंग अप ऑफ पे ऑफ सीनियर्स के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। कल को कोई सीनियर आके बोल दे कि इसकी ज़्यादा कैसे होगी, मुझे स्टेप अप करो मेरी सैलरी को, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये इसकी काबिलियत के दम पे हुई है।
स्टेपिंग अप हम दे रहे थे कि भाई फर्स्ट 1/1/2016 के बाद जो नया पे स्केल आया है उसके कारण अगर किसी की पे कम रह गई किसी सीनियर की, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उस केस में हम स्टेपिंग अप दे रहे थे इनको, है ना। फाइन। तो क्या ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी जिसने पोस्ट को क्रिएट किया है, उसके पास ये ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट की पावर है, इस पे क्या कोई रेस्ट्रिक्शन भी है? किस केसेस में वो ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है? मान लो कोई बंदा मेरिटोरियस वर्क कर रहा है, बहुत शानदार काम किया है, तो क्या उसको एडवांस इंक्रीमेंट दे दें? नहीं देना है, ठीक है। मिनिस्ट्री वगैरह की एडवाइस को डिसरिगार्ड करते हुए भी नहीं देना है, नॉर्मल रूल्स को तोड़ के भी नहीं देना है, ये तो सिंपल सी बातें हो गई। पुरानी पोस्ट में मान लो उसको कुछ मिल रहा था, कोई अलाउंसेस वगैरह, डेपुटेशन अलाउंस, कोई और पर्क्स वगैरह थे पुरानी पोस्ट में, अब नहीं है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या उनको एडवांस इंक्रीमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ही नहीं है ना। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आर्ड्यूअस नेचर का काम है ना, अगर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं, हार्डशिप वाला मामला है अगर, ठीक है, फिर तो दे सकते हैं, बट नॉर्मली ये चीज़ें नहीं दी जा सकती, ठीक है। मेरिटोरियस काम किया है अगर किसी ने, बहुत अच्छा शानदार काम किया है, उसके लिए भी नहीं दे सकते हैं एडवांस इंक्रीमेंट। सो ये कन्फ्यूज़न के लिए आपको स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है। अब हम लास्ट पार्ट में आ गए हैं। एक लंप सम इंसेंटिव दिया जाता है अगर कोई बंदा हायर क्वालिफिकेशंस को एक्वायर करता है। फाइन। पीएचडी के लिए 30,000, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। देखो 3 तो मैं आपको सीधे सीधे याद करा सकता हूँ। पीएचडी यानी डॉक्टरेट, इसमें ट्रे पे फोकस आ रहा है, डॉक्टरे और ट, यहाँ 30, यहाँ पे भी 30, ठीक है, याद हो जाएगा ये। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, ये डिग्री 3 साल वाली नॉर्मल डिग्री हमारी 10, डी से डिग्री 10 यानी डेका, ये याद हो जाएगा। फिर है पीजी, पीजी यानी 25, यहाँ भी साउंड ऐसा ही हो रहा है ना, पीजी 25, ओके। अब बचे ये 2, इसको ऐसे याद करो, पीजी डिग्री नॉर्मल अगर है 1 साल से ऊपर वाली, उसमें तो 25 है, उससे 5 कम कर दो तो हमारा 20,000 आ जाएगा। यहाँ जो हमारी नॉर्मल डिग्री है 3 साल, जो हर कोई करता है, उससे 3 साल से ज़्यादा वाली डिग्री है तो 5 यहाँ बढ़ा दो, बस हो गया अपना काम। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और रिवाइज करें। फाइन। और एक चीज़ कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो नॉर्मल जो एकेडमिक और लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे मान लो किसी ने हिस्ट्री में कर लिया, ज्योग्राफी में कर लिया, है ना, इंग्लिश में कर लिया, इस टाइप के सब्जेक्ट्स में अलाउड नहीं है। ये आपकी आने वाली पोस्ट में फंक्शंस से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कोई जेई है, वो अगर एमटेक करना चाह रहा है तो अच्छी बात है, आगे उसकी हेल्प करेगा ये जॉब को बेटर परफॉर्म करने के लिए, है ना। सो ये जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है ना, उससे रिलेटेड होना चाहिए और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और डिज़ायरेबल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर दी हुई है किसी पोस्ट के लिए, जैसे AA के लिए MBA दिया हुआ है, कोई बंदा कहता है आके कि मैं MBA करना चाहता हूँ और मुझे MBA करने के बाद लंप सम पैसा चाहिए कुछ, पीजी में आ गया ना MBA, तो मास्टर्स है ये, तो पीजी का कितना है 25, कोई बोले मुझे 25,000 रुपये चाहिए, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये डिज़ायरेबल में था, है ना। और मान लो वो इन कोर्सेज़ के लिए सरकार से परमिशन लेके स्टडी लीव पे चला जाता है, स्टडी लीव के केस में ये सब अलाउड नहीं है, क्योंकि स्टडी लीव में उसको सैलरी दी जा रही है ना। और यहाँ आने के बाद उसको शायद 3 साल सर्व भी करना पड़ता है, नहीं करता है तो सारा पैसा रिकवर कर लिया जाता है। ये जस्ट फॉर रिवीजन है, एक बार चेक कर लेना है, 3 साल है या 2 साल, हमने लीव रूल्स में पढ़ा था, है ना। और 5 साल की सर्विस के बाद मिलता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं ना, उसके बाद आप स्टडी लीव पे जा सकते हो 2 साल के लिए,
2 साल का टाइम मिलता है आपको। और ये जो लंपसम है ये मैक्सिमम 2 टाइम्स मिल सकता है और मिनिमम गैप 2 साल होना चाहिए। ठीक है, 2 बार ले सकते हो आप। एक बार मान लो यहाँ लिया तो इसके बाद आपको 2 साल का गैप देना पड़ेगा, फिर दोबारा आप यहाँ ले सकते हो। सो टोटल 2 साल के गैप पे 2 बार आप ये इंसेंटिव, लंपसम इंसेंटिव ले सकते हो। एक कुछ FAQ दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। पहला तो ऐसे ही है। दूसरा है, कोई बंदा चाह रहा है कि उसकी जो पे फिक्स है वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से की जाए। तो कैसे की जाएगी बताओ। हमने देखा था कि उसको पुरानी पोस्ट पे 2 इंक्रीमेंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, और जो भी इक्विवेलेंट होगा नई पोस्ट में वहाँ उसकी पे फिक्स कर दी जाएगी। ये जो चीज़ की जाएगी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे की जाएगी। मान लो यहाँ वो प्रमोट हुआ, यहाँ उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आया, तो इस पीरियड के दौरान उसको जो हायर सैलरी है ना वो दे दी जाएगी, जो भी उसकी बन रही है, जो भी जिस लेवल में वो प्रमोट हुआ है वहाँ वाली सैलरी दे दी जाएगी नॉर्मली। बट यहाँ पे उसको 2 इंक्रीमेंट, एक तो प्रमोशन का और एक इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ गई है इसके नाम का। क्योंकि प्रमोट हुआ था तब हमने कुछ नहीं दिया था इसको, तब हमने नॉर्मली जो भी नेक्स्ट सेल में उसको रख दिया था यहाँ पे। और फिर जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आई है तब हमें इसको एक तो प्रमोशन के नाम का, एक डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के नाम का, ये 2 उसको हम इंक्रीमेंट देंगे और पे फिक्स कर देंगे। समझे। नेक्स्ट है, अगर कोई बंदा अपनी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लोअर पोस्ट पे जाना है, तो क्या किया जाएगा। तो और यहाँ पे एक चीज़ और है कि वैसा जिस स्टेज पे वो था उसके इक्विवेलेंट कोई स्टेज अवेलेबल ही नहीं है लोअर लेवल में। मान लो वो लेवल 10 पे 60,000 वाले सेल में था, स्टेज पे था, यानी लेवल 7 पे वो जाना चाह रहा है, वहाँ पे मान लो 60,000 है ही नहीं, मान लो वहाँ पे है 61,000, तो उसको इससे पीछे वाले में फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा, मान लो यहाँ 59,000 पे है कोई एक सेल या स्टेज, तो ये जो 1,000 रुपये का गैप आ रहा है ना, ये इसको पर्सनल पे के रूप में दे दिया जाएगा। समझिए उदाहरण के साथ। सो ये हमारा पे वाला पोर्शन ख़त्म होता है। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में, जब हम सारे लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे आने वाले टाइम में। अभी इसमें हम अलाउंसेस पे एक चैप्टर आएगा, एक लेक्चर आएगा अलाउंसेस पे। उसके बाद हमारा हो जाएगा फॉरेन सर्विस या डेपुटेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा एक होगा अपार और सर्विस बुक पे, और इन्हीं के साथ ही हम एक जॉइनिंग टाइम का भी कर लेंगे। वो छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट का चैप्टर होगा। ठीक है, सो ये हमारा आने वाले टाइम का खाका है। फिर आपको पता ही है इसके बाद हम कंप्यूटर पे एक मैराथन करेंगे। फिर ये सारा मैंने टारगेट रखा है 12 फ़ैब से पहले पहले ये सारा हो जाएगा। 12 फ़ैब का टारगेट लेके चलते हैं। और फिर उसके बाद हमारी MCQ सीरीज़ आएगी। सारे MCQs हमें कवर करने हैं। पूरी तरह से आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। मैं बहुत ही शानदार तरीके से MCQs बनाऊंगा इसमें। इधर उधर भटकने की आपको कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो हमारा जो पे फिक्सेशन का टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हैव ए गुड डे एंड बाय। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।